क्या हम ये भी समझें कि कोई ज़रूरत से ज़्यादा अमीर मौलवी है तो रॉन्ग नंबर है? जिस तरह हमें बताया जाता है टखनों से ऊपर शलवार करो, मैंने थोड़ा पढ़ा उसके बारे में, अगर मैं गलत हूँ तो इस्लाह कीजिए। वो बताया गया कि अरब जो हैं वो फ्लोइंग कपड़े पहनते थे अपने दिखाने के लिए हम कितने अमीर हैं, तो मफहूम ये बनता है कि हम्बल रहो, ये मत दिखाओ। तो अगर आप एक लिमोजीन से उतरते हैं और शलवार यहाँ पे कर देते हैं तो आपने जो फलसफा था उसका वो तो पीछे छोड़ दिया। शलवार क्या, हमने तो BMW से तहमत वाले लोग उतरते हुए देखे हैं, लोग कहते हैं कितने सादा है पीर साहब, तहमत पहनी हुई है, BMW छुप जाती है तहमत के पीछे, ये होता है। बाकी ये जो आपने अरब के कल्चर की बात की है ना, अरब से पहले रोमन्स में भी था ये TC का लफ्ज, टेल कैरियर, वो बड़े बड़े उनके वो जुब्बे पहने होते थे, वो उठा के चलते थे। हाँ, तो इस वजह से इस्लाम ने इसकी ममानियत की है। अब ये एज ए रूल इस्लाम के अंदर मर्द के लिए है कि उसने टखने नंगे रखने हैं, नबी इस्लाम ने इसे मशरूह फरमाया और साथ फरमाया कि ये तकब्बुर से ही है। एक हदीस में मिलती है, सैयदना अबू बकर कहते हैं या रसूलल्लाह बाज़ औक़ात मेरी तहमत नीचे ढलक जाती है मगर मैं उसे समेट लेता हूँ, सही बुखारी में। आपने फरमाया तुम तकब्बुर के तौर पे तो ऐसा नहीं करते। इससे बाद लोग उस तरफ चले गए कि अगर कोई तकब्बुर के बगैर नीचे रख लेता है तो कोई हर्ज नहीं। ये रिजल्ट हमारे पुराने बुजुर्गों में से भी इमाम नबवी ने निकाला और नए बुजुर्गों में से गांधी साहब ने निकाला। हमारे नजदीक ये है कि हम किसी के ऊपर तो फतवा नहीं लगाते, लेकिन एटलीस्ट हम नमाज के लिए कहते हैं कि मर्द टखने नंगे करें, क्योंकि अबू दाऊद में हदीस है उस मर्द की नमाज कबूल नहीं जिसके टखने जो है वो ढके हुए हों, वो नंगे करें। और बाकी आम हालत में हम किसी के ऊपर फतवा नहीं लगाते, लेकिन खुद सुन्नत के तौर पर इसे अडॉप्ट करते हैं। देखिए जब मैंने पगड़ी पहन ली सुन्नत के तौर पर, एक टखनों से ऊपर कर लेते हैं, आपका क्या ले रहा है? टखनों से नीचे वाले के ऊपर क्या फतवा, ये तो बात तो बहुत आगे जा चुकी है। टखनों से ऊपर कोई करके पूरा सूदी निजाम लेके चल रहा है और झूठ का पूरा सिस्टम लेके चल रहा है, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वो चाहे वो इधर तक भी ले आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हर चीज की अपनी जगह अहमियत मौजूद है, ये मैं आपके साथ एग्री करता हूं। रेशो प्रोपोर्शन को देखा जाए तो वो चीजें जिनकी तरफ कम तवज्जो दी जा रही है वो ज्यादा अहमियत की हामिल है। वो जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का वो जुमला है कि समूचे ऊंट निकल जाते हो, जो उन्होंने ज्यूस को कहा था उनके पादरियों को, और मच्छर छानते रहते हो। यहां पे भी अक्सर यही हो रहा है कि मच्छर छानते हैं और समूचे ऊंट निकल जाते हैं। लेकिन मैं चूंकि ऊंट नहीं निकलता हूं तो मैं मच्छर भी छानूंगा, ऊंट भी छानूंगा, ये मेरे पास राइट है कि मैं अपनी बात सामने रखूं। आपकी मर्जी, आप कबूल करें। आपने गांधी साहब का जिक्र किया, एक सवाल था उस बारे में, लेकिन इस्लामिक टच पॉलिटिक्स के बारे में आपकी क्या राय है? अगर कोई आकर इस्लाम के बारे में बात कर रहा है तो कोई उसमें मुनासबत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने इलेक्शन को बना दिया है कि कौन ज्यादा मुसलमान है, क्या आपको लगता है ये भी गलत है? इस्लामिक टच तो जी शुरू से ही चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। हाँ, इसमें सिर्फ इमरान खान साहब को सिंगल आउट नहीं करना चाहिए, नवाज शरीफ अमीर हाँ जी, उन्होंने भी सब कुछ यही कुछ किया था। जब हम छोटे छोटे थे उस वक्त हमें बताया गया था कि बेनजीर कोई नाउज़ुबिल्लाह काफिरों की एजेंट है, और जो नवाज शरीफ साहब हैं उस वक्त के इमरान खान ये हुआ करते थे। हाँ, तो ये कोई जो है वो मुस्लिम लीग के लफ्ज से भी, और फिर ये सारी चीजें और बड़े गंदे गंदे नारे और सब कुछ, वो तो हमें पता चला कि हमारे साथ कितना जुल्म हुआ है। काश उस वक्त बेनजीर की हुकूमत चलती तो आज पाकिस्तान के हालात जरा डिफरेंट होते, लेकिन नहीं। और फिर जब नवाज शरीफ साहब को समझ आई उस वक्त काफी देर हो चुकी भी थी, और फिर पहले जो कुछ हुआ और अब जो कुछ हो रहा है, तो हम ये कहते हैं इस्लामिक टच जो है ना, ज्यादातर लोग अपनी एक सीट को बचाने की खातिर करते हैं और उसमें दवाम के लिए इस्लाम का तड़का लगाते हैं, क्योंकि लोगों के जज्बात जुड़े हुए ना इस दीन के साथ। तो मेरा तो ये मिशन है कि मैं लोगों को बताऊं कि ये जो आयतें और हदीसें बयान करते हैं ना, चाहे आपके पॉलिटिशियंस हों चाहे रियासती इदारों के लोग हों, अपने कान खड़े कर लेंगे, कोई और काम आपके साथ डालने वाले हैं, क्योंकि ये पहले आयतें पढ़ेंगे उसके बाद ये अपना एजेंडा लॉन्च कर देंगे, और उसकी आड़ के अंदर, जिससे मौलवी है कुरान और हदीस की आड़ के अंदर बुजुर्गों की तालीमात सिखा रहे हैं, इसलिए अपने कान खड़े कर लें। हमें इनसे आयतें हदीसें नहीं सुननी है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि मेरा आर्मी चीफ या मेरा चीफ जस्टिस कुरान कितना जानता है और हदीसें कितनी जानता है। मैं चाहता हूं कि मेरे नौजवान को नौकरी मिलनी चाहिए। हाँ, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि मेरा वजीर आजम इस दफा जाके मस्जिद नबी में जनाब उसने इत्तिकाफ किया, देन व्हाट? मेरी तरफ से वो वेटिकन सिटी जाए, खाना काबा जाए, वो बैतुल मकदिस जाए, यहां भूखे को रोटी मिलनी चाहिए, उसके बेसिक राइट्स अल्लाह ताला ने उससे इसके बारे में पूछना है। ये नहीं पूछना कि कितनी दफा तुमने इत्तिकाफ किया। सलाउद्दीन अय्यूबी ने कोई हज नहीं किया हुआ, क्यों? वो ये समझता था कि मेरे जिम्मे जो मिशन है मैंने वो करना है, वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो हज चल रहे हैं उसके मरोड़े मिन्नत है, बाज़ औक़ात कोई बड़े लेवल का काम करना पड़ जाता है आपको, जिसकी वजह से ये बाकी सारी चीजें जो आपको नजर आ रही होती है ना, वो बहुत छोटी होती हैं उसके मुकाबले के अंदर। सर, जब बेनज़ीर भुट्टो इलेक्ट हुए, कई मौलवियों ने कहा कि जी औरत तो प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकती। अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो आप अस्मा जहांगीर की भी तारीफें कर रहे थे। नहीं, मैं कैमरा भी करता हूं। तो जो सुनने वाले हैं उनको एक ताज़ाद लगेगा कि भाई एक तरफ इस्लाम की बातें करें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं अस्मा जहांगीर जैसी औरत या बेनज़ीर जैसी औरत, उनकी तारीफें हो रही हैं। लोगों को, सुनने वालों को शायद इसमें ताज़ा। मेरे भाई, जब मुझे पूरे पाकिस्तान में मर्द अस्मा जहांगीर ही नजर आए तो मैं उसकी तारीफ क्यों ना करूं, जब पूरी की पूरी कौम औरत बन चुकी हो। और ये मैं औरत को तजलील के तौर पे नहीं, वो जिस तरह एक जेंडर की करते हैं ना, हाँ नहीं, ये तजलील के तौर पे नहीं। मैं पता क्या, मैं जिस तबके को समझा रहा हूं ना, उनको यही लैंग्वेज समझ आती है। जब हम किसी को कहते हैं मैंने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, मुराद ये नहीं कि चूड़ियां पहनना कोई किसी की तजलील है, मुराद ये कि इनको ये लैंग्वेज समझ आती है। और आप की तो रिस्पांसिबिलिटी है कि इनको बेहतर करें। नहीं, बेहतर करेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल उनको उनकी लैंग्वेज में समझाना है ना। वो अगले दिन हमारे एक दोस्त है, उन्होंने ना पोस्ट लगाई हुई थी कि मुस्लिम लीग नून में दो ही मर्द हैं, मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज। तो मैं तो बड़ा महसूस हुआ कि वाकई ये जितनी दिलेरी के साथ दो ये औरतें बोलती हैं उतना मर्द भी नहीं बोलता। अच्छा, नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हमारे माशरे में नहीं है ना, सारा एक पिसा तबका है ना। हम कहते हैं, हम आप और सरकार, आप इस वक्त यूरोप में नहीं बैठे, पाकिस्तान में बैठे। सर, हजरत आयशा जंग पे नहीं गई?
इनको कोई दलेर औरत मिले ना तो फिर उनको पता लगेगा। ऐसा जंग पे नहीं और नहीं लीजिए वो अब आप उस तरफ ना बात को ले जाए। मैं आपको बाल की खाल तब उतारे जब मैं आपके साथ एग्री ना कर रहा हूं। जी। मैं एग्री कर रहा हूं जब मैं स्टार्ट ले रहा हूं उससे, लेकिन जिस मुआशरे को समझाना है उसे उसकी मिसाल देनी है। जब ये कहते हैं ना मर्द की जुबान, तो इनकी लैंग्वेज में हमने इनको ये सिखाना है कि ये मर्द की जुबान थी, इसका ये मतलब नहीं कि औरत की जुबान नहीं होती। अब आप उस तरफ आ जाए, वो जो हम तारीफ की बात कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे कि मर्दों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो दिलेरी दिखाएंगे। चले मैं आपको भी फक्का दे देता हूं ताकि आपको बाद में आराम आए। मुझे बताएं, अगर एक रोमन जनरल तलवार उठा के आ जाए तो यहां से कोई साहबिया लड़ने के लिए जाएगी या खालिद इब्न वलीद लड़ने के लिए जाएगा? साहबिया तो नहीं लड़ सकती ना उससे। मर्द का मुकाबला मर्द से ही होगा ना तलवार में, मैदान जंग के अंदर किसके साथ होगा? अगेन हजरत आयशा और हजरत नहीं, उन्होंने वो तो नहीं जंग लड़ी, वो तो सिर्फ ऊंट पे बैठी हुई थी, कोई तलवार तो नहीं चलाती थी। और नहीं बेशक थी, लेकिन वो चला तो नहीं रही थी ना मेरे भाई। क्या चले फिर मैं इससे भी आसान मिसाल, क्या मर्दों की हॉकी की टीम का मुकाबला औरतों की हॉकी की टीम के साथ होगा? क्या आज तक मर्दों की 100 मीटर की रेस में औरत भी साथ उसके भागी है कि कौन जीतता है? दोनों की जेंडर डिफरेंट है मेरे भाई। कुछ चीजें बिल्ट इन कमजोरी हैं जो जुड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब किसी जेंडर की यानी तनकीस करना नहीं होता। यानी अगर कोई औरत किसी मर्द को कहे कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, तो इसमें मर्द को सीखवा नहीं होना चाहिए। ये कमजोरी है जो अटैच है हमारे साथ। इसमें स्पेसिफिक होकर सवाल पूछ लेता हूं, क्योंकि गांधी साहब का भी जिक्र आया था। आपने कहा कि वो जो मतलब निकालते हैं कि पर्दा सिर्फ, यार आपने जो सवाल फेंका था उसको तो समेट ले पहले। हाँ देखें, जब सवाल आप करते हैं तो डॉक्ट्रिन पे हो रहा होता है ना, तो उसका जवाब डॉक्ट्रिन से दिया जाता है। वो बात कहां से कहां चली गई? आपने कहा था कि आसमा जहांगीर की या बेनजीर की तारीफ क्यों की, तो उनकी उन चीजों की वजह से की जो कई दिलेरियां जो मर्दों के करने के काम थे उन्होंने औरत होते हुए किया, जो कि हमारे माशरे में एक पिसा मतलब क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि औरत इतनी दिलेर नहीं हो सकती, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात की थी कि गरीबों के हुकूक के लिए खड़े होना, उनके लिए एक आवाज बुलंद करना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो मर्द अपने आप को चैंपियन समझते हैं उन्होंने ये काम नहीं किए। ठीक है, मुझे खुद एक आर्मी के बंदे ने बताया कि जब बेनजीर प्राइम मिनिस्टर थी ना, तो जब हम प्रेजेंटेशन देखते थे ना अपनी, वो उनको प्रेजेंट करते थे ज़रा फौज के सामने, जब उन्होंने जाना है तो ज़रा उन्होंने एक चीफ एग्जीक्यूटिव तो प्राइम मिनिस्टर है, तो हम बड़ी तैयारी करते थे। हमें पता था कि स्पेलिंग की गलतियां भी निकलेंगी, फिर इंटेलेक्चुअल तरतीब नहीं होगी तो गलतियां निकलेंगी, लेकिन नवाज शरीफ के सामने जब हम जाते थे तो हम कंफर्टेबल होते थे। ठीक है, तो और फिर वो कहते थे उसके बावजूद पूरी प्रेजेंटेशन देख के, तो बेनजीर कहती थी वो पेज नंबर वो निकाले, उसमें ये देखें जो आपने लिखा हुआ है इससे नहीं मैच कर रहा, और बाकी गलती पकड़ लेती थी। तो क्वालिटी हो सकती है कि किसी औरत के अंदर हो और वो मर्द में ना हो। और चूंकि हमारे माशरे के अंदर एक मर्द डोमिनेंसी वाला माशरा है, इनको समझाया जाता है कि भाई ये ऐसा नहीं होता जिस तरह आप समझते हैं। तो उस एतबार से मैंने बात की थी कि आसमा जहांगीर जो है वो कई मर्दों के ऊपर भारी थी जिनको ये मर्द समझते हैं कि वो दिलेरी के साथ ये सारा कुछ करती थी। यहां हम ये टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे कि किसकी शान बुलंद होगी किसकी कम होगी, तो उस एतबार से तारीफ की। अब आप ये हुक्मरानी की जो आप बात कर रहे हैं ना, इस्लाम में प्रेफरेबल मर्द ही को हुक्मरान होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उसका इंटरेक्शन औरतों के साथ भी होना है, मर्दों के साथ भी होना है, फिर कई और चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। वो मतलब काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं फिर वो कैमरे में उस लेवल पे उतर के बयान नहीं करना चाहता, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि मर्दों को हुक्मरान होना चाहिए। अलबत्ता निचले लेवल के ऊपर औरतों के जो मामलात हैं उनके लिए औरतों ही को उनके ऊपर हाकिम बनाना चाहिए। सैयदना उमर ने भी ऐसे मामलात किए हुए थे, लेकिन ओवरऑल डोमिनेंसी मर्द किया, और ये अल्लाह ने डोमिनेंसी ऐसी रखी है कि किसी औरत को पैगंबर नहीं बनाया, पैगंबर सारे मर्द हुए। अलबत्ता वो पैगंबर पैदा औरतों से हुए, लेकिन बहरहाल एक मर्द की डोमिनेंसी है। कई एक चीजें जो बिल्ट इन उसके साथ अटैच है खूबी के तौर पर, जो औरत की एक नेचुरल कमजोरी के तौर पर। बेनजीर की आप बात कर ले, मैं आपको लॉजिकली बताता हूं कितने मजबूत असाब की औरत थी वो, लेकिन वो जवाब दे प्रोग्राम जियो के ऊपर चला इफ्तिखार के साथ। जब उनके भाई के कत्ल का जिक्र आया, उससे अपने आंसू नहीं रुक रहे थे और उसकी जुबान लड़खड़ा गई, उसने अपना कॉलर माइक उतार दिया कि आप प्राइम मिनिस्टर थी और आपका भाई कत्ल हो गया। क्योंकि औरत बहरहाल औरत होती है, पसीज जाती है, और ये मैं उसकी खूबी के तौर पर बयान कर रहा हूं कि औरत की खूबी है कि वो जल्दी पसीजती है एज कंपेयर टू मर्द के, लेकिन बात जगह ही उसकी कमजोरी भी बन जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा था। तो जिसकी हम तारीफ करते हैं वो करते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं, मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह खिलाफत व मलूकियत लिखी, सैयदना अली का दिफा किया, और साथ सईदा आयशा के हवाले से उन्होंने रिस्पेक्ट के अंदर इख्तलाफ किया कि उन्हें यह नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब अयूब खान वर्सेस फातिमा जना आई तो उन्होंने खिलाफत व मलूकियत के ऊपर अमल नहीं किया, उन्होंने फातिमा जना का साथ दिया, क्योंकि वो डिक्टेटर था, उसके मुकाबले पे ये एक डेमोक्रेटिक थी। तो उन्होंने कहा इन दोनों में से मैं अगर इंतखाब करूंगा ना तो मैं इसका इंतखाब करूंगा। हमारे ऊपर ये जो डमी वजीर आजम ये मुसल्लत करते हैं ना, मुझे इन वजीर आजम और बेनजीर में अगर इंतखाब करना पड़े तो मैं बेनजीर का इंतखाब करूंगा। लेकिन अगर मुझे इससे ज्यादा कोई, यानी अगर आप कहेंगे जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा एक दिलेर लीडर है, उसके मुकाबले पे कोई कमजोर हो रहा था तो मैं फिर उसको पहले ही मुझे लोग जाला कहते हैं, कहेंगे आज मैंने आपको भी जाला बना दिया। सर इसमें अक्सर लोग इस तरह की भी बातें करते हैं कि औरत की कमाई हराम है, पर हमारे पास हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की भी एग्जांपल है। कोई भी नहीं कहता जी औरत की कमाई हराम है। आजकल तो फखरिया खाते हैं। नहीं, सोसाइटी में क्या, जो अनपढ़ लोगों की सोसाइटी है जनूबी पंजाब में, वहां तो मर्द पूरा दिन बैठ के सिगरेट और हुक्के लगाते हैं, औरतें बेचारी मजदूरी करती हैं।
यहां भी मैं आपको दिखा देता हूं, हमारे मुआशरे के अंदर तो ये अलमिया है कि औरत की कमाई मर्द खा रहा है, कोई हराम नहीं समझता इसे। इस्लामाबाद में अक्सर औरतें मुलाजमत करती हैं और झोंपड़ियों के अंदर उनके मर्द बैठे हुए, बस उनका यही काम है कि पाकिस्तान की आबादी में इजाफा कर रहे हैं।